नमस्कार साथियों, स्वागत और अभिनंदन आप सभी का विजय सिंह स्टडी ग्रुप चैनल में। मैं विजय सिंह और फ्रेंड्स हम चर्चा कर रहे थे इंडियन पॉलिटी में भारत की राज्यव्यवस्था। एम लक्ष्मीकांत की पॉलिटी की सीरीज हमारी चल रही है, ठीक है। और उसमें लेसन नंबर 21 हम कर चुके थे, जो कि मंत्रिमंडलीय समितियों के बारे में था, कैबिनेट कमेटियों के बारे में था। उसकी हमने चर्चा करी। और मित्रों, लक्ष्मीकांत की जो बुक है उसका नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक आज स्टार्ट हो रहा है वो है पार्लियामेंट, यानी संसद से संबंधित टॉपिक आज हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। ये लंबा टॉपिक चलेगा। और पार्लियामेंट यानी संसद में सदन कितने होते हैं, ठीक है, बिल कैसे बनता है, साथ ही कितने प्रकार के बिल होते हैं, ऑर्डिनेंस, अध्यादेश, ठीक है, राष्ट्रपति के अध्यादेश पास करने की शक्ति, उन सभी के बारे में हम डिटेल से इस लेसन में चर्चा करने वाले हैं। तो चर्चा स्टार्ट करें मित्रों। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और नोटिफिकेशन बेल है उसके ऑल पर क्लिक करना है, ताकि सभी वीडियो के नोटिफिकेशन जो आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो चर्चा स्टार्ट करते हैं मित्रों। देखो, संसद हमारा टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। देखिए, पार्लियामेंट यानी संसद, हाल ही में हमारी नए संसद भवन भी बना। तो संसद जो है ना मित्रों, एक देश की विधायिका के अंदर गिना जाता है और संसद जो है सारे कानून बनाने का काम संसद ही करती है। तो चर्चा स्टार्ट करें। कहते हैं कि भारतीय संविधान में भाग 5 में अनुच्छेद 79 से लेकर के 122 में संसद के गठन, संरचना, अवधि, अधिकारियों के विशेषाधिकार व शक्ति आदि के बारे में वर्णन किया गया है। यानी पहली बात तो ध्यान रखना, संविधान का भाग 5 जो है, संविधान के भाग 5 में संघ की सरकार को हमने शामिल कर रखा है। संविधान का भाग 5 किससे संबंधित है? संघ की सरकार से संबंधित है। और संविधान के 22 भाग होते हैं मित्रों। ये वीडियो मैंने यानी संविधान के 22 भाग पहले ही करवा दिए थे। अगर आपने वो नहीं देखा तो ज़रूर से उसको देख लीजिएगा, चैनल पर भी वीडियो डली हुई है। तो संविधान का जो भाग 5 है ना मित्रों, तो संविधान के भाग 5 में आर्टिकल 79 से लेकर के आर्टिकल 122 तक कई बार एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि किस अनुच्छेद में संसद के जो प्रावधान है वो शामिल किए गए हैं। तो ध्यान रखना, अनुच्छेद 79 से लेकर के 122 तक संसद के अनुच्छेद जो है वो शामिल है, जिसमें संसद का गठन, यानी संसद का गठन में लोकसभा का गठन, राज्यसभा का गठन, ठीक है, संरचना, अवधि और उनके विशेषाधिकार, यानी जो एमपी, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, उनके स्पेशल राइट, विशेषाधिकार और पावर्स की उसमें हम चर्चा करते हैं। तो यहाँ तक की बात आशा करता हूँ आपको समझ आई। नेक्स्ट चर्चा करते हैं। देखो, कहता है कि संसद का गठन। अब देखिए, मैंने क्या कहा, आर्टिकल 79 से लेकर के आर्टिकल 122 में हमने चर्चा किया है संसद के बारे में। तो पहला अनुच्छेद जो हमारा स्टार्ट हो रहा है, संसद का गठन। और ध्यान रखना, संसद का जो गठन है ना, वो उसका प्रावधान, उसका प्रोविजन हमने जो कर रखा है वो कर रखा आर्टिकल 79 में, ठीक है। तो आर्टिकल 79 देखो क्या कहता है। आर्टिकल 79 में संसद के गठन की हमने बात कर रखी है। और संसद के गठन में हम किन किन को गिनते हैं, तो क्या कहता है। देखो, संसद के गठन में पहली बात राष्ट्रपति, दूसरा लोकसभा और तीसरी राज्यसभा। यानी आपको मैंने पहले राष्ट्रपति का जब चैप्टर बताया था तब भी मैंने आपको इस बात की चर्चा करी थी मित्रों कि राष्ट्रपति जो होता है ना, वो राष्ट्रपति हालांकि संसद का वो सदस्य नहीं होता, लेकिन फिर भी वो संसद का अभिन्न अंग होता है। अभिन्न अंग यानी अभिन्न मतलब उससे अलग, संसद से अलग नहीं है, वो संसद में ही शामिल करते हैं। क्यों? क्योंकि कोई भी बिल यानी कोई भी विधेयक लोकसभा में या राज्यसभा में लाया जाता है, पारित हो जाता है जब वो, तो पारित होने के बाद जब वो राष्ट्रपति के पास जाता है ना, और राष्ट्रपति जब उस पर अपनी सहमति दे देते हैं, तब ही जाकर के वो बिल कानून बनता है। इसी कारण से हमने राष्ट्रपति को संसद का अभिन्न अंग बनाए रखा है, यानी इसलिए हम उसको संसद का अभिन्न अंग मानते हैं। किसको? राष्ट्रपति को। और इसी कारण संसद के गठन की हम जब बात करते हैं तो संसद के गठन में हम 3 चीज़ों को शामिल करते हैं। पहले राष्ट्रपति को, दूसरा लोकसभा को और तीसरा राज्यसभा को, ठीक है। राष्ट्रपति का प्रावधान हमने आर्टिकल 52 में कर रखा है। इसकी राष्ट्रपति का चैप्टर मैंने बहुत पहले करवा दिया था। डिटेल वाइज एक एक प्रावधान के एक एक शब्द के बारे में मैंने बहुत सी आसान तरीके से समझाया है। तो जिन्होंने भी नहीं देखा जरूर से उसको देख लीजिएगा, ठीक है। आर्टिकल 52 में राष्ट्रपति का प्रावधान हमने कर रखा है। फिर बात करें लोकसभा की, तो आर्टिकल 81 में हमने प्रावधान लोकसभा का कर रखा है। और आर्टिकल 80 की बात करें, अनुच्छेद 80 की बात करें, तो राज्यसभा का उसमें हमने प्रावधान कर रखा है, ठीक है। अब देखो, राष्ट्रपति के बारे में क्या बात कही जाती है मित्रों, बहुत आसान तरीके से मैंने शॉर्ट नोट्स बनाए हैं।
ठीक है, इस प्रकार से आप, मैंने जैसे बताया है, इनको देख देख करके आप भी बना सकते हैं। ठीक है, इसको पढ़ने के बाद आपको लक्ष्मीकांत की बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मैंने सारे प्रावधान और सारे जितने भी काम की चीज़ें थी वो मैंने इसमें डाल दी है। ठीक है, तो देखो, संसद के गठन की हम चर्चा कर रहे हैं। 3 चीज़ों को हम संसद के गठन में गिनते हैं। पहला है राष्ट्रपति, दूसरा लोकसभा और तीसरा राज्यसभा। ठीक है, यहाँ तक हमने चर्चा करी। राष्ट्रपति के बारे में क्या कहता है? देखो, राष्ट्रपति कहता है कि राष्ट्रपति जो होता है वो संसद का अभिन्न अंग है। क्यों? क्योंकि संसद के सदनों के द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति की सहमति के बिना कानून नहीं बनता। यही बात मैंने आपके साथ पहले चर्चा कर ली है कि जब भी कोई भी बिल, कोई भी विधेयक सदन में लाया जाता है और पारित हो जाता है, तो जब राष्ट्रपति उस पर अपनी सहमति दे देते हैं तभी जाकर के वो कानून बनता है। ठीक है, जैसे हाल ही में हम चर्चा करें तो नारी शक्ति जो वंदन विधेयक मित्रों, जो अभी हाल ही में लेकर के संसद आई थी, ठीक है, तो उस विधेयक को जब राष्ट्रपति ने अपनी सहमति दी तभी जाकर के वो कानून बना है। ठीक है, ये तो हमने चर्चा करी राष्ट्रपति के बारे में। लोकसभा के बारे में देखो क्या कहता है कि लोकसभा जो है वो निचला सदन होता है। बिल्कुल सही बात है। पहला चैम्बर भी हम कहते हैं और चर्चित सभा भी कहते हैं, और संपूर्ण भारत के लोगों का प्रतिनिधित्व इसमें होता है। निचला सदन, पहला चैम्बर, क्योंकि चर्चाएं जो होती है वो इसी चैम्बर में होती है। चर्चित सभा हमने इसको कह दिया। भारत के लोगों का प्रतिनिधित्व हम इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि पूरे इंडिया से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, यानी पूरे इंडिया में विभिन्न क्षेत्रों को हम संसदीय क्षेत्रों में बांट देते हैं और फिर जाकर के वहाँ से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का चुनाव होता है और वे जो संसदीय जो सदस्य होते हैं वो भारत के लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं। ठीक है, राज्यसभा की चर्चा करें तो राज्यसभा अनुच्छेद 80 में हमने इसका प्रावधान कर रखा है। राज्यसभा को उच्च सदन कहते हैं, दूसरा चैम्बर भी कहते हैं, बड़ों की सभा भी कहते हैं, और राज्य व संघ के राज्य क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व इसमें होता है। यानी जो राज्यसभा का जब चुनाव होता है तो विभिन्न राज्यों से जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं वो चुन करके आते हैं। इसी कारण से हम इसको राज्य क्षेत्र और राज्य का प्रतिनिधित्व भी राज्यसभा में लोग करते हैं। इस कारण से इसमें राज्यसभा में राज्यों का और संघ राज्य क्षेत्रों के लोगों का प्रतिनिधित्व होता है। क्लियर है? ये मित्रों मैंने आसान तरीके से समझाया आपको कि संसद में गठन की जब चर्चा करते हैं तो 3 चीज़ों को हम इसमें शामिल करते हैं। देखो नोट क्या कहता है, नोट यहाँ पे कही जाती है कि सन 1954 में राज्य परिषद और जनता का सदन के स्थान पर हमने क्रमशः राज्यसभा और लोकसभा शब्द को चुना। यानी अगर हम चर्चा करें तो ये कहना चाह रहा है कि 1954 से पहले मित्रों क्या था कि राज्यसभा जो होती थी ना, उस राज्यसभा को हम राज्य परिषद कहते थे और लोकसभा को क्या, जनता का सदन। लेकिन 1954 में हमने जाकर के फिर इनका नाम चेंज कर दिया और राज्य परिषद को हमने राज्यसभा कह दिया और जनता के सदन को हमने लोकसभा कह दिया। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट बात है, एग्जाम में क्वेश्चन बनने की यहाँ से संभावना पूरी बन रही है। ठीक है, अब मित्रों चर्चा करते हैं पहले राज्यसभा की संरचना की पहले चर्चा करते हैं। ठीक है, तो राज्यसभा में देखो कितने सदस्य होते हैं, कैसे वो चुनते हैं, क्या उनकी योग्यताएं होती हैं, उन सभी की चर्चा स्टार्ट करते हैं। तो पहला कहता है कि राज्यसभा में अधिकतम 250 सदस्य निर्धारित हैं। यानी अगर आज की डेट में हम चर्चा करें तो राज्यसभा की जो सीटें निर्धारित कर रखी है हमने, 250 सदस्य हमने अधिकतम राज्यसभा में निर्धारित कर रखे हैं, जिनमें 238 सदस्य राज्यों से और यूटी से चुन करके आएंगे और 12 सदस्य जो होंगे वो उनको राष्ट्रपति मनोनीत करेंगे, जो कि कला, साहित्य या विज्ञान क्षेत्र, उन क्षेत्रों से, संस्कृति क्षेत्रों से राष्ट्रपति 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं। ठीक है, यानी निर्धारण, यानी हमने डिसाइड कर रखा है 250 सदस्य की अधिकतम राज्यसभा में 250 सदस्य हो सकते हैं। लेकिन वर्तमान में देखा जाए ना तो हमने कितने सदस्य बना रखे हैं राज्यसभा में, केवल 245 सदस्य। यानी वर्तमान में जब भी चुनाव होता है तो 245 सदस्य ही हमारे राज्यसभा के लिए चुनते हैं। यानी हालांकि राज्यसभा का जो कभी विघटन नहीं होता और हर जो 1/3 सदस्य जो होते हैं हर दूसरे वर्ष सेवानिवृत्त होते हैं। यानी वैसे देखा जाए ना तो 250 सदस्य निर्धारित हमने कर रखा है, लेकिन वर्तमान में सदस्य कितने हैं राज्यसभा में? 245 ही है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना आप। और 245 से में भी देखो राज्यों से तो 225 सदस्य हैं, यूटी से यानी यूनियन टेरिटरी केंद्र शासित प्रदेश से 8 सदस्य हैं और 12 सदस्य जो राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं वो हैं। इस प्रकार से 245 सदस्य जो हैं वो राज्यसभा में वर्तमान में शामिल हैं। ठीक है,
आशा करता हूँ मित्रों यहाँ तक की बात जो आपको समझ में आई। आगे चर्चा करें तो आगे कहते हैं कि राज्यों का प्रतिनिधित्व कैसे होता है राज्यसभा में, यानी कैसे हम माने कि राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व होता है। तो कह रहा है कि राज्यसभा में राज्यों के प्रतिनिधियों का चुनाव राज्य विधानसभा के चुनाव निर्वाचित सदस्य करते हैं। यानी दो बातें हैं समझ में आ रही है। पहला कि राज्यसभा का जब चुनाव होता है तो उसमें कौन भाग लेते हैं, राज्यसभा के चुनाव में राज्य की विधानसभा के जो चुने हुए सदस्य होते हैं, यानी विधानसभा सदस्य जो एमएलए होते हैं राज्यसभा में चुने हुए, वो राज्यसभा के उस राज्य के प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं। यानी मान लीजिए कि आज की डेट में राजस्थान से अगर राज्यसभा में कोई सदस्यों को राज्यसभा में हमें भेजना है तो उन सदस्यों का चुनाव कौन करेगा, राजस्थान की विधानसभा के जो सदस्य हैं, यानी राजस्थान की विधानसभा में जो एमएलए हैं चुने हुए, निर्वाचित, मनोनीत किए हुए नहीं, चुने हुए सदस्य जो होंगे वही उसको राज्यसभा में भेज सकते हैं। यानी वो वोटिंग करेंगे और वोटिंग करने के कारण वो राज्यसभा में उनका चुनाव होगा। तो इस कारण से हम मानते हैं कि राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व होता है। दूसरा बात करें तो चुनाव जो होता है वो आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमण मत के द्वारा होता है। पहले मैंने मित्रों उपराष्ट्रपति का चैप्टर पढ़ाया, राष्ट्रपति का चैप्टर पढ़ाया, तब भी मैंने इस पद्धति सिस्टम की पर चर्चा की थी कि कैसे चुनाव होता है। यानी आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, यानी उनका जब चुनाव होता है ना तो एक वोट वो करते हैं, लेकिन एक वोट मित्रों एक नहीं गिना जाता। एक वोट जो है कितने वोटों के बराबर, यानी कितने अनुपात में वो काम कर रहा है उस अनुपात में उसको गिना जाता है। ठीक है, तो उस प्रकार से उनका चुनाव होता है। तीसरे की चर्चा करें तो कहता है कि राज्यसभा में राज्यों की सीटों का बंटवारा उनकी जनसंख्या के आधार पर किया जाता है। यानी राज्य में कितनी जनसंख्या है उस जनसंख्या के आधार पर उस राज्य में राज्यसभा की सीटें बांटी जाती है। यानी जिस राज्य में ज़्यादा जनसंख्या होती है उस राज्य में राज्यसभा की सीटें भी ज़्यादा होती है, जिसमें कम होती है उनमें कम सीटें होती है। एग्जाम्पल की बात करें तो कहता है कि उत्तर प्रदेश से 31 सदस्य राज्यसभा में चुनते हैं, जबकि त्रिपुरा से एक ही सदस्य चुना जाता है। क्योंकि आपको पता है उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा, यानी सीटों के हिसाब से देखा जाए तो सबसे ज़्यादा सीटें उत्तर प्रदेश में हैं। इस कारण से 31 सदस्य वहाँ हैं, त्रिपुरा से एक सदस्य। जबकि अमेरिका में हम देखें तो सीनेट, यानी अमेरिका में जो उच्च सदन होता है जिसको कि भारत में हम राज्यसभा कहते हैं तो वहाँ सीनेट बोलते हैं। तो अमेरिका में सीनेट जो होता है ना उसमें राज्यों का प्रतिनिधित्व बराबर होता है, यानी प्रत्येक राज्य को 2 सीटें प्राप्त होती है। हमारे यहाँ पे किसी में 31 है तो किसी में 1, लेकिन वहाँ फिक्स होता है प्रत्येक राज्य को हमने 2 सीटें बांट रखी है। ठीक है, आशा करता हूँ मित्रों यहाँ तक की बात जो आपको समझ में आई। आगे चर्चा करें तो कहता है कि संघ राज्य क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व, यानी अब हम बात करते हैं कि यूटी, यूनियन टेरिटरी जो होता है उसका प्रतिनिधित्व कैसे होता है संसद में, राज्यसभा में। तो कहता है कि राज्यसभा में संघ राज्य क्षेत्र का प्रतिनिधित्व एक निर्वाचक मंडल द्वारा चुना जाता है। चुनाव जो होता है वो वही आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार होता है। तीसरा कहता है कि 8 संघ राज्य क्षेत्रों में से सिर्फ 3 दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर के प्रतिनिधि ही राज्यसभा में हैं। यानी ये कहता है कि वर्तमान में 8 यूटी है और 8 यूटी में से सिर्फ 3 यूटी ऐसी हैं जिनके प्रतिनिधि राज्यसभा में हम चुनते हैं, जिनमें दिल्ली है, पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर शामिल है। अन्य जो यूटी जो हैं उनकी जनसंख्या कम है, जिस कारण से उनका प्रतिनिधि राज्यसभा में शामिल नहीं है। ठीक है, तो ये हमने पहले चर्चा कर ली राज्यों का प्रतिनिधित्व, फिर यूटी का, और अब हम नामी सदस्यों की बात करते हैं। मैं कह रहा था कि राज्यसभा में जो 12 सदस्य जो राष्ट्रपति चुनते हैं उनका भी राज्यसभा में प्रतिनिधित्व होता है। तो कहता है कि कला हो, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा में विशेष ज्ञान रखने वाले 12 सदस्यों को राष्ट्रपति राज्यसभा में नामित करते हैं। यानी ये हमने संगठन बता दिया राज्यसभा का कि राज्यसभा में कौन कौन शामिल होगा। राज्यों से प्रतिनिधि आएंगे, यूटी से प्रतिनिधि आएंगे, इसके अलावा 12 सदस्य ऐसे होंगे जिनको राज्यसभा में राष्ट्रपति मनोनीत करेंगे। क्लियर मित्रों, आशा करता हूँ कि यहाँ तक की बात जो है आपको अच्छी प्रकार से समझ आई है। अब मित्रों चर्चा करते हैं, हमने चर्चा कर ली लोकसभा की, आगे चर्चा करते हैं, हमने पहले अब चर्चा करी राज्यसभा की, अब चर्चा करते हैं लोकसभा की संरचना के बारे में। ठीक है, यानी लोकसभा में अधिकतम सदस्य कितने निर्धारित हैं, वर्तमान में कितने सीटों पर चुनाव होता है, उन सभी की चर्चा करते हैं। तो क्या कहता है, देखो कहता है
लोकसभा की संरचना के बारे में पहली बात वही कि लोकसभा में अधिकतम संख्या कितनी है, 552। यानी अधिकतम हमने सीटें लोकसभा में निर्धारित कर रखी है वर्तमान में 552, और 552 में से 530 सदस्य राज्यों से होंगे, 20 सदस्य यूटी से होंगे। इसके अलावा 2 सदस्य एंग्लो इंडियन समुदाय से होंगे जिनको राष्ट्रपति मनोनीत करेंगे, ठीक है, अनुच्छेद 331 के द्वारा। लेकिन वर्तमान में मित्रों क्या हुआ, 104वां जब संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा ये प्रावधान समाप्त कर दिया गया है। यानी अब 2 सदस्य जो राष्ट्रपति मनोनीत करते थे लोकसभा में, उनको मनोनीत अब नहीं करते हैं। यानी ये प्रावधान हमने हटा दिया है, ठीक है। तो ये हमने चर्चा करी कि लोकसभा में देखें ना मित्रों, तो 552 हमने निर्धारित कर रखा है। यानी हमने डिसाइड सीटें कितनी कर रखी है, 552, जिसमें से 530 राज्यों से आएंगे और 20 यूटी से आएंगे, और 2 एंग्लो इंडियन समुदाय से, जिनको हमने हटा दिया, तो अब ये 550 रह गई, ठीक है। लेकिन वर्तमान स्थिति की अभी हम चर्चा करते हैं। तो वर्तमान में देखो क्या स्थिति है लोकसभा में। वर्तमान में मित्रों 545 सदस्य हमारी लोकसभा में होते हैं वर्तमान में। वो तो हमने डिसाइड कर रखी थी 552 तो, लेकिन वर्तमान में कितनी सीटें लोकसभा में, यानी कितने सदस्य चुन करके अभी आते हैं, तो वो है 545, जिसमें से 2 सदस्य एंग्लो इंडियन से हो गए, ठीक है, 524 राज्यों से हो गए और यूटी से 19 हो गए। हालांकि वो अलग बात है कि 2 सदस्यों का मनोनयन नहीं होगा। अब इस प्रावधान को हमने हटा दिया है। यानी अब कभी भी चुनाव होगा तो 545 सीटों पर चुनाव होना चाहिए मेरे हिसाब से। हालांकि 2019 का जो लोकसभा चुनाव हुआ था वो मित्रों 543 सीटों पर ही हुआ था, क्योंकि 2 को तो चुनते हैं हम एंग्लो इंडियन समुदाय से, नामित करते हैं, ठीक है। तो ये 545 सदस्य हमने वर्तमान में हमारे लोकसभा में 545 सदस्य होते हैं, वो भी चुन करके आते हैं, ठीक है। अब देखो राज्यों का प्रतिनिधित्व में क्या कहता है कि राज्यों के प्रतिनिधियों का चुनाव राज्यों के विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों के 18 वर्ष से अधिक आयु के लोगों द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचन से होता है। यानी ये कह रहा है कि लोकसभा में जो मेंबर चुन करके आते हैं उनका चुनाव 18 साल से अधिक उम्र का जो व्यक्ति होता है, जिसका वोटर ID कार्ड होता है, वोटर लिस्ट में जो नाम होता है, वो उनको वोट करता है और उनका चुनाव होता है, और चुन करके जब वो आते हैं, ठीक है। तो इस कारण इस तरह से उनका चुनाव होता है। ये राज्य का प्रतिनिधित्व हो गया लोकसभा में। यूटी का प्रतिनिधित्व की बात करें तो कह रहा है कि संसद के द्वारा गठित संघ राज्य क्षेत्र अधिनियम 1965 के द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचन के तहत लोकसभा के सदस्य चुने जाते हैं। यानी संसद ने कानून बनाया संघ राज्य क्षेत्र अधिनियम 1965, और उसके द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचन केंद्र शासित प्रदेशों से जो प्रतिनिधि होते हैं उनका चुनाव होता है और वे लोकसभा में जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक की बात मित्रों हमने चर्चा करी। अब देखो बात करें कि लोकसभा की चुनाव प्रणाली की हम बात करें, यानी लोकसभा के चुनाव कैसे होते हैं, ठीक है। हाल ही में विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं, ठीक है, 5 राज्यों में। साथ ही अगले साल लोकसभा के चुनाव भी होंगे। तो आखिर लोकसभा के चुनाव कैसे होते हैं उसकी हम चर्चा करते हैं। देखो पहली बात क्या कहता है, पहली बात कही जाती है मित्रों लोकसभा की चुनाव प्रणाली में क्या कहता है कि प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र, यानी प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र क्या होता है मित्रों कि मान लीजिए ये पूरा इंडिया है, ठीक है। इस पूरे इंडिया को विभिन्न भागों में, विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों में, छोटे छोटे क्षेत्रों में बांट दिया जाता है, जिसको क्या कहते हैं प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र। और प्रत्येक क्षेत्र को संसदीय क्षेत्र बना दिया जाता है और वहाँ से वो लोकसभा सीट निर्धारित कर दी जाती है। यानी लोकसभा के संसदीय क्षेत्र बना दिए जाते हैं और उस क्षेत्र से उम्मीदवार कैंडिडेट खड़े कर दिए जाते हैं, उन्हीं को क्या कहते हैं प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र। तो ये कह रहा है कि लोकसभा के लिए प्रत्यक्ष निर्वाचन कराने के लिए सभी राज्यों को प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज में विभाजित किया गया है, ठीक है। यानी अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग छोटे छोटे भागों में इसको बांट दिया जाता है। वहाँ से मेंबर हम खड़े कर देते हैं, चुनाव होता है और वे जीत जाते हैं, ठीक है। तो ये चुनाव की प्रोसेस मैंने बताई। अब कहता है कि सीटें लोकसभा में जो होती है वो कितनी होगी, ठीक है। डिलिमिटेशन अगर उनका पुनः सीमांकन होगा, यानी जब भी जनगणना होगी तो जनगणना के बाद सीटों की संख्या जो है पुनर्निर्धारित की जाएगी। तो क्या कहता है कि प्रत्येक जनगणना की समाप्ति पर क्या होगा, राज्यों का लोकसभा में स्थानों का आवंटन और राज्यों का प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजन का पुनः समायोजन किया जाता है।
इसके लिए अभी तक 1952, 1963, 1973, 2002 में 4 परिसीमन आयोग भी लागू किए गए हैं। यानी ये कह रहा है कि जब भी जनगणना होगी तो नई जनगणना के बाद राज्यों की सीटों यानी विधानसभा की सीटें और लोकसभा की सीटें, इन दोनों की सीटों को जो है उनका यानी राज्यों का लोकसभा में स्थानों का आवंटन, यानी लोकसभा में किस राज्य से कितनी सीटें होंगी, साथ ही विधानसभा में राज्य की कितनी सीटें होंगी, इन सब का पुनः समायोजन यानी पुनः उनकी संरचना यानी उनको बढ़ाया जाएगा सीटों को या कम किया जाएगा, यानी पुनः समायोजन उनका किया जाता है इस कारण से। और इसीलिए जो मित्रों 4 बार हमने परिसीमन आयोग भी लागू किए गए। आगे क्या कहता है, आगे कहता है मित्रों कि वर्तमान में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में सीटों की संख्या 1971 की जनगणना के आधार पर निर्धारित है। यानी वर्तमान में देखा जाए ना तो वर्तमान में जो सीटें हैं यानी 545 जो सीटें राज्य हमारे इंडिया में लोकसभा की जो सीटें हैं, ठीक है, वो 1971 की जनगणना के आधार पर निर्धारित है। यानी ये सीटें 1971 की जनगणना के आधार पर हमने डिसाइड कर रखी है। आगे कहता है कि 84वें संविधान संशोधन अधिनियम 2001 के तहत 2026 तक हमने सीटों की संख्या यही रहेगी। यानी 84वां संविधान संशोधन हमने लेकर के आया और हमने ये प्रावधान कर दिया कि 2026 तक सीटों में हम किसी प्रकार से कोई भी बढ़ोतरी नहीं करेंगे। ठीक है, ये हमने सीटों की बात कर ली। आगे चर्चा करें मित्रों एससी और एसटी के लिए सीटों का आरक्षण, यानी लोकसभा और में जो सीटें होंगी, ठीक है, उन सीटों पर एससी एसटी को भी हमने आरक्षण दे रखा है। तो क्या कहता है कि अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए लोगों के लिए लोकसभा में सीटों का आरक्षण प्रारंभ में 10 वर्षों के लिए था, 1960 तक हमने निर्धारित कर रखा था, लेकिन 104वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा हमने इस प्रावधान को 2030 तक के लिए बढ़ा दिया। यानी लोकसभा की मित्रों 545 जो सीटें हैं ना, उन सीटों में से कुछ सीटें हमने ऐसी है जो एससी के लिए और कुछ सीटें एसटी के लिए हमने निर्धारित कर रखी है। और ये प्रावधान हमने हाल ही में बढ़ा भी दिया है 2030 तक के लिए 104वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा। ठीक है, तो ये हमने बात करी मित्रों एससी एसटी के आरक्षण की। अब देखो फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम के द्वारा जो लोकसभा का चुनाव होता है उसमें, यानी इस सिस्टम को क्या कहते हैं, देखा कहता है कि लोकसभा सदस्यों का चुनाव है प्रादेशिक प्रतिनिधित्व प्रणाली फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम के आधार पर किया जाता है। यानी वही बात जो मैंने बताया था कि ये पूरा इंडिया और इसको हमने छोटे छोटे भागों में बांट देते हैं, यानी छोटे छोटे क्षेत्रों में छोटे छोटे संसदीय क्षेत्र लोकसभा क्षेत्रों में बांट देते हैं और प्रत्येक क्षेत्र से हम उम्मीदवार खड़ा कर देते हैं कि और इस प्रकार से विभिन्न सीटें यानी हमने 543 संसदीय क्षेत्रों लोकसभा क्षेत्रों में हमने हमारे बांट रखा है। उस प्रत्येक क्षेत्र से हम उम्मीदवार खड़ा करते हैं, उनसे वो चुन करके आते हैं। ठीक है, तो आगे देखो क्या कहता है कि नोट राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति राज्यसभा और राज्य विधान परिषदों का निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत के द्वारा होता है। यानी वही बात कि राष्ट्रपति का चुनाव, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा और राज्य विधान परिषद, मित्रों इन 4 ऐसे सदस्य होते हैं, उनका चुनाव जो है आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार होता है। और इनके अलावा जो चुनाव होते हैं चाहे लोकसभा का हो चाहे विधानसभा का हो, सभी जो चुनाव होते हैं उनमें डायरेक्ट वोटिंग होती है, यानी प्रत्यक्ष निर्वाचन उनका होता है। यानी उसमें एक 18 साल से अधिक उम्र का व्यक्ति जो होता है वो वोटिंग करता है। और इसके अलावा इन चारों के जब चुनाव होता है, इन चारों के बारे में यानी राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति राज्यसभा और राज्य विधान परिषद का जब सदस्यों का जब चुनाव होता है तो 18 साल से अधिक उम्र का कोई व्यक्ति जो होता है वो उसमें वोटिंग नहीं करता। ठीक है, और इनकी जो चुनाव होता है वो कैसे होता है उसकी मैंने पहले चर्चा भी आपसे कर रखी है। ठीक है, अब देखो मित्रों आगे चर्चा करते हैं तो दोनों सदनों की अवधि कितनी होगी उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो पहले बात करें राज्यसभा की अवधि के बारे में, तो कहता है कि राज्यसभा पहली बार 1952 में स्थापित हुई। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ रहे कि राज्यसभा की स्थापना कब हुई, तो ध्यान रखना 1952 में स्थापना हुई। कहता है कि राज्यसभा की स्थायी संस्था है जिसका विघटन नहीं होता, किंतु इसके 1/3 सदस्य हर दूसरे वर्ष सेवानिवृत्त होते हैं और सेवानिवृत्त होने वाले सदस्य कितनी भी बार चुनाव लड़ सकते हैं और नामित हो सकते हैं। यानी ध्यान रखना राज्यसभा का कभी भी विघटन नहीं होता, राज्यसभा विघटित नहीं होती। जैसे लोकसभा का विघटन होता है ना प्रत्येक 5 साल बाद, वैसे राज्यसभा विघटित नहीं होती। राज्यसभा में 1/3 सदस्य होते जो हैं वो हर दूसरे साल 1/3 सदस्य
रिटायर्ड होते रहते हैं और वापस चुन करके आते रहते हैं। एक सदस्य जो होता है वो कितनी भी बार राज्यसभा में जो है नामित हो सकता है। ये हमने राज्यसभा की अवधि की बात करी। और लोकसभा की बात करें तो लोकसभा देखो, आपको पता है लोकसभा की अवधि आम चुनाव के बाद हुई पहली बैठक से 5 वर्ष के लिए होती है। जैसा कि आपको पता है इसके बाद यह स्वयं विघटित हो जाती है। हालांकि राष्ट्रपति जो होगा वो 5 वर्ष से पहले किसी भी समय से विघटित कर सकता है। यानी राष्ट्रपति वैसे देखा जाए तो 5 साल उसका कार्यकाल होता है, लेकिन अगर बहुमत की सरकार जो है, यानी जिस भी सत्ता पक्ष की जो सरकार अगर उसके पास बहुमत नहीं हो, बहुमत प्राप्त करने में विफल साबित हो जाए तो वो लोकसभा विघटित हो जाती है, सरकार गिर जाती है। ठीक है, आगे का बात करें तो कहता है कि आपात की स्थिति में एक बार में 1 वर्ष तक लोकसभा की अवधि हम बढ़ा सकते हैं, लेकिन आपातकाल खत्म होने के बाद इसका विस्तार 6 माह से अधिक नहीं हो सकता। यानी ये कह रहा है कि आपातकाल लग जाए तो आपातकाल में हम जो है एक बार में 1 साल तक लोकसभा की अवधि को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, और जब 1975 में जब आपातकाल लगा था तो उस समय भी हमने आपातकाल में लोकसभा की अवधि को मित्रों 1 साल के बराबर 1 साल के लिए बढ़ाया था। लेकिन मित्रों आपातकाल खत्म हो गया ना, तो आपातकाल खत्म होने के आपातकाल खत्म होने के 6 माह बाद तक लोकसभा बनी रह सकती है। 6 माह तक, आपातकाल खत्म होने के 6 माह बाद तक, ठीक है, ही लोकसभा बनी रह सकती है। फिर 6 माह बाद तो वो विघटित अपने आप हो जाएगी। ठीक है, तो ये मित्रों चर्चा करी आज हमने लोकसभा और राज्यसभा के गठन के बारे में, राष्ट्रपति को क्यों हम उसका संसद का अंग मानते हैं उसके बारे में। ठीक है, संसद में प्रतिनिधित्व राज्यों का, ठीक है, लोकसभा में चुनाव कैसे होते हैं। साथ ही मित्रों आपातकाल में लोकसभा में अवधि की बात हमने चर्चा करी। आगे मित्रों चर्चा करेंगे संसद की सदस्यता के बारे में अगले पार्ट में। आज के लिए मित्रों इतना ही। आज का लेसन मित्रों आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अगर मित्रों वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करना, और चैनल को आपने अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर से कर लेना, क्योंकि मैंने आपको कहा कंप्लीट भारतीय राज्य व्यवस्था हम इस चैनल पर करने वाले हैं। और चाहे आप कैसा भी एग्ज़ाम ले लेना, यूपीएससी से लेकर के स्टेट पीएससी तक सभी एग्ज़ाम में इंडियन पॉलिटी बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है। और वनडे एग्ज़ाम भी जो होता है ना, उनमें भी जितने भी क्वेश्चन जो आएंगे ना, सारे इस इंडियन पॉलिटी की एम लक्ष्मीकांत की बुक से आपको मिल जाएंगे। इसको देखने के बाद आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। तो आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए फ्रेंड्स हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।